हाय गाइस, आई एम शैलेश। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशर वेसल, जो डॉम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है और उसका कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है, जो कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है डॉम, उसका चैप्टर नंबर 7 है। बहुत ही आसान है, आप सीखोगे तो आपका टाइम भी अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर वेसल्स। तो प्रेशर वेसल्स का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को समझो क्या लिखा है। प्रेशर वेसल in the various industries, variety of the vessels are used for the different purpose। मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें प्रेशर वेसल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अलग अलग पर्पस, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर स्टोरेज टैंक हो गया, बॉयलर हो गया, जो क्या करते हैं, हमारा जो वाटर होता है उसको बॉयलर में डालते हैं, हीट देते हैं तो स्टीम बनता है इसका। और देखो ऑयल स्टोरेज टैंक हो गया, एसेट्रास which are subjected to the internal and external pressure of the fluid and are used to store or process them are known as a pressure vessel। तो देखिए अब ये तो इसका एप्लीकेशन हो गया कि ऑयल स्टोरेज, ऑयल को भी मतलब स्टोर करके रखता है वो वेसल्स। तो प्रेशर वेसल का मतलब साफ साफ तो एक वेसल मतलब आप जानते बर्तन होता है, और प्रेशर तो जानते हो जो मतलब कि एक ऐसा बर्तन जो प्रेशर को रख सके, हैंडल करके, उसको प्रेशर वेसल बोल सके। और प्रेशर वेसल में है ना, इंटरनल लगेंगे, एक एक्सटर्नल लगेंगे। ठीक है, लिखा है साफ साफ, दोनों प्रेशर लगेंगे फ्लूइड्स पे। फ्लूइड मतलब एक हमारा गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है। ठीक, अब देखो ये इस्तेमाल करते हैं, स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेस के लिए स्टोर, जहाँ पर अपने कंप्रेसर बनाते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, एयर को कंप्रेस करके रखता है। ठीक है, तो उधर स्टोर करने के लिए काम आता है। अब प्रोसेस में जैसे बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, तो बॉयलर में क्या होता है, स्टीम जनरेट करता है ना, तो प्रोसेस कर रहा है ना, एक लिक्विड को कन्वर्ट कर रहा है स्टीम में, तो भी प्रोसेस हुआ, इसी को बोलते हैं प्रेशर वेसल। अब प्रेशर वेसल्स के भी कुछ एप्लीकेशन होते हैं, तो एप्लीकेशन को समझेंगे। तो देखो एप्लीकेशन मैंने जैसे समझा, बॉयलर इस्तेमाल करते हैं, हीट एक्सचेंजर में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वाटर को स्टोर करने में, केमिकल स्टोर करने में। ठीक है, और है द सिलेंडर जो कि स्टोर करता है प्रेशराइज ऑक्सीजन, जैसे जैसे फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, सबको वो स्टोर करके रखता है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल। इसके 3 क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, वैसे और भी क्लासिफिकेशन है, पर अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं समझा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिक शेप, अगर ज्योमेट्रिक शेप के हिसाब से देखा जाए तो एक हो गया सिलिंड्रिकल, ठीक है, एक स्फेरिकल, एक कॉनिकल, एक इलेक्ट्रिकल। अभी देखो स्क्रीन पे अभी एक आ रहा होगा प्रेशर वेसल, उसको देखो तो समझ पाओगे आसानी से। ठीक, अब देखो अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ इंटरनल डायमीटर टू द थिकनेस। तो इसमें जनरली क्या होता है ना, मतलब कि जैसे कि प्रेशर वेसल है, 2 सेकंड के लिए मान लो। अब क्या होता है, अब हम पता कर, अब देखो 2 टाइप्स का आता है, एक थीन आता है मतलब पतला वाला, और एक थिक आता है। 2 टाइप का सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल आता है। अब उसमें पहचानने के लिए हम D/T, यानी कि D क्या होगा तुम्हारा इंटरनल डायमीटर, और थिकनेस तुम्हें पता है, जब दोनों को रेशियो करोगे, अगर वो 10 आता है, 10 से ज़्यादा आता है, ठीक है, 10 से ज़्यादा अगर आता है तो वो क्या है तुम्हारा थिन सिलेंडर, 10 से कम आए तो वो थिक सिलेंडर है, ये याद है। ठीक है, इससे हम पता कर सकते हैं कि अब ये न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं जनरली, हम इसमें बताया जाए। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा इंटरनल डायमीटर, ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया थिकनेस। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया तुम्हारा, अगर D/T 10 से ज़्यादा है तो वो थिन सिलेंडर है, 10 से कम है तो थिक सिलेंडर। अभी करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन जैसे कि बॉयलर में एक अनफायर प्रेशर वेसल होता है, और देखो प्रेशर वेसल में अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन, तो उसमें अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वर्किंग कंडीशन की बात करें तो उसमें 2 टाइप्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन की बात करें तो 2 टाइप्स के आते हैं, एक होते हैं फायर प्रेशर वेसल, एक अनफायर प्रेशर वेसल। अनफायर प्रेशर वेसल जैसे कंप्रेसर जो एयर को कंप्रेस करता है, और फायर कंप्रेसर जैसे कि बॉयलर मैंने बताया, उसके अंदर फर्नेस भी रहता है जो कि वाटर को क्या करता है, हीटअप करके स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। हुप स्ट्रेस लगता है और होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अभी दोनों के टर्मिनोलॉजी समझते हैं, और न्यूमेरिकल्स में जिसमें इस्तेमाल करते हैं, पहले से टर्म उसका डेरिवेशन समझेंगे, फिर इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ता है। तो फर्स्टली हम पहले समझेंगे सर्कमफेरेंस और हुप स्ट्रेस। तो सर्कमफेरेंस ऑप्शन एक ही है, तो हुप स्ट्रेस समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये याद रखना कि ये ट्रांसवर्स में लगता है, याद रखना। अब ट्रांसवर्स जो होता है ना, वो हमेशा वाई एक्सिस पे लगता है, याद लगता है वाई एक्सिस पे। ये जो भी देखो सर्कमफेरेंस में हुप स्ट्रेस का साफ मतलब कि सर्कमफेरेंस स्ट्रेस, तो सर्कमफेरेंस में जो स्ट्रेस लगेगा ना, वो हमेशा क्या लगेगा, ट्रांसवर्स लगेगा, ऊपर नीचे, अप या डाउन। ठीक है, अब देखो कि अगर प्रेशर है, अब फेलियर निकालने का भी एक फेलियर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है इसके टर्मिनोलॉजी की वजह से। और इनकेस आपका बॉयलर, इनकेस आपका प्रेशर वेसल, ठीक है, अब आपने डिज़ाइन कर दिया, बॉयलर प्रेशर वेसल बना दिया। अब कुछ देर के बाद मान लो कि 1 साल के बाद या तो 3-4 महीने के बाद
फेलियर होने का चांसेस होता है, क्योंकि उसकी मटेरियल की वजह से। और उसमें उससे ज़्यादा उसमें प्रेशर उसमें लग गया तो फट के ऑन द स्पॉट फट जाएगा। तो देखो अब जनरल क्या करना है जनरल टर्म्स में, तो इसमें हमें ये हुक स्ट्रेस भी देखना पड़ता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी देखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात हुक स्ट्रेस समझते हैं। तो देखिए इसमें ये जो लग रहा है ना, ये लग रहा है हुक स्ट्रेस जो उसके सर्कमफ्रेंस पे लगता है, ठीक है, अप और डाउन ट्रांसवर्स। अब देखो सबसे पहली बात इसका डेरिवेशन करते वक्त क्या लगना है, प्रोजेक्टाइल एरिया पे लगना चाहिए, प्रोजेक्टाइल एरिया। अरे मैंने बताया ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स एरिया क्या होगा तुम्हारा, तो तुम ऊपर से देखोगे ना, अगर बॉयलर को तुम ऊपर से देखोगे तो एक पेपर रेक्टेंगल दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है, ये रेक्टेंगल जैसा। अब देखो ये दिख रहा है, अब ये जो जहाँ पर मटेरियल है उधर पर रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रेस है, याद रखना वो स्ट्रेस एक स्ट्रेस है ना, तो ये रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा। अब इधर क्योंकि ये मटेरियल है तो इसमें स्ट्रेस लग रहा है, इस पर जो लगेगा यहाँ गैस रहेगा या फ्लूइड रहेगा, इस पर लगेगा प्रेशर। तो प्रेशर एक बस्टिंग फोर्स लगेगा, बस्टिंग फोर्स इसके अंदर लगेगा जहाँ लिखा है, और इसके मटेरियल पे हमारा रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल एरिया एक मान एरिया में पता चलता है। तो पहले निकालते हैं, ये निकालेंगे पहले बस्टिंग फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स। तो पहला हो गया दो फोर्स, मतलब कि दो फोर्स लगते हैं, पहले रेजिस्टिंग फोर्स। तो रेजिस्टिंग फोर्स, जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है मुझे बताओ। स्ट्रेस इज फोर्स बाय ये होता है। तो सबसे पहले जब फोर्स लग गया तो क्या हुआ, वो स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब देखो कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो कौन सा एरिया लग रहा है, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया लग रहा है, ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है। अब ये जो यहाँ से इधर तक की जो है वो क्या है, लेंथ, लेंथ दिख रही है। अब इधर से इधर तक का क्या है, ये थिकनेस, क्या है थिकनेस, ठीक है। अब देखोगे ये मटेरियल कितना है, एक इधर पे लग रहा है, इधर पे दो लग रहा है ना, बस साफ दो। अब देखोगे क्या बनेगा, हुक स्ट्रेस इनटू 2 LT, क्लियर। अब बात करते हैं हम बस्टिंग फोर्स। दो इक्वेशन निकालना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब निकालेंगे बस्टिंग फोर्स। बस्टिंग फोर्स देखो इधर लग रहा है, अब ये कैसे निकालोगे, अब ये तुम्हें दिख रहा है कि ये इधर से इधर तक क्या है, ये डायमीटर, इंटरनल डायमीटर को कैपिटल डी लिखना है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ से इधर तक क्या हो गया, तुम्हें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ये हो गया तुम्हारा ब्रीथ, इसका लेंथ क्या होगा एल, हमारा ये क्या होगा तुम्हारा। पहली बात है बस्टिंग फोर्स क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, वही फोर्स बाई एरिया होता है, साफ साफ प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर तो प्रेशर ही रहेगा। अब मैंने एरिया बताया, जो रेक्टेंगल दिख रहा है जहाँ प्रोजेक्टाइल एरिया है, तो ये एरिया कहाँ दिख रहा है, जहाँ पर फ्लूइड है, मतलब तुम्हारा प्रेशर्स लग रहा है, तो ये तुम्हारा ये है। अब देखोगे बस्टिंग फोर्स का एरिया क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा डायमीटर जो है लेंथ, मतलब कि एल जो कि एल इंटू बी, लेंथ मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है तुमने, तो क्या हो गया तुम्हारा एल इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर दो, both equations first and second, ओके। अभी दोनों को इक्वल करके तो इनको इक्वल करोगे, देखो जो पैटर्न को काट दो, एल एन कैंसिल, और हाँ बस एल एन कैंसिल, स्ट्रेस इज इक्वल टू E डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यही इसका फॉर्मूला है, याद रखना शुरू से, ठीक है। तो डिराइव हो गया, हैंस प्रूफ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जनरली क्या होता है, ट्रांसवर्स ऊपर नीचे लगता है, मतलब वाई एक्सिस पे, और लॉन्गिट्यूडनल हमेशा एक्स एक्सिस पे लगता है, ठीक है। ये जो लग रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, या तो इधर या इधर, जब भी एक्स एक्सिस पे लगे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे लगाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को। तो इधर देखो बॉयलर स्ट्रेस होता है ना, वो कहाँ लगता है, हमेशा एक्स एक्सिस पे लगता है, ठीक है। और जो ट्रांसफर्स होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे लगता है। अब देखो एक प्रेशर वेसल है, उसका फेलियर निकालोगे तो फटने का क्या होता है, एक ऐसे फटे, एक ऐसे फटेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे। एक प्रेशर वेसल है, वो कैसे फटेगा, अगर इनकेस फेलियर होता है तो कभी भी तो ज़्यादा प्रेशर लग गया, ज़्यादा भार लग गया तो फटने का चांस है। तो एक लगेगा वाई एक्सिस पे, वो ट्रांसफर स्ट्रेस है, ठीक है, मतलब हुक स्ट्रेस। अब मान लो कि अगर वो उसके लॉन्गिट्यूडनल हो, एक्स एक्सिस पे अगर वो फटता है ऐसे ऐसे करके फटता है,
तो हमको ये कंसिडर करना पड़ता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्स एक्सिस पे लगता है, ट्रांसफर मतलब वाई एक्सिस पे, बस साफ साफ यही है। देखो ये रहा स्ट्रेस, अब ये रहा इसका प्रेशर वेसल का डिजाइन है। तो ये जो एरिया, ये जो लग रहा है तुम्हारा एक्स एक्सिस पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो मेनली इसका डिजाइन करते पहले तो इसमें लगेगा एक बस्टिंग फोर्स, एक लगेगा रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। तो इधर से इधर तक क्या हो गया तुम्हारा डायमीटर, अब ये क्या हो गया तुम्हारा थिकनेस, ठीक, और इधर से इधर तक लंबाई है। अब देखो पहले हम करेंगे, अब तुम्हें पता है कि जैसे ही ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो इसका जो प्रोजेक्टाइल एरिया होगा एक्स एक्सिस पे, जैसे एक्स एक्सिस पे देखो प्रोजेक्टाइल एरिया ये क्या है, ये जो दिख रहा है प्रोजेक्टाइल एरिया। अब ये जो है ये जो रेजिस्टिंग फोर्स जहाँ मटेरियल लगता है, मुझे उससे पता है, रेजिस्टिंग फोर्स इधर लगेगा और ये बस्टिंग फोर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला होगा तुम्हारा रेजिस्टिंग फोर्स लेते हैं, ठीक। तो रेजिस्टिंग फोर्स तुम्हें पता है क्या होता है, मैंने जैसे इधर पता है, तो ये क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इनटू एरिया। अब एरिया कैसे निकालोगे, अब एरिया इसका निकालना पड़ेगा, जो दिख रहा है सर्कुलर, तो इसका सर्कुलर निकालने का आसान है। ये जो दिख रहा है ये एक मान लो क्या है डायमीटर, ठीक है। तो क्या है डायमीटर ये हो गया। अब देखो एक सर्कुलर ऐसा एक एरिया का तुम निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप चीज़ क्या होगा, तो ये इसका एरिया निकालने का सर्कुलर एक, अगर इसको एक रेक्टेंगल देखते हो, मतलब इसको अगर तो यहाँ से काट दो कैंची से तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल क्या दिख रहा है, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये डी दिख रहा है। तो ये जो है यहाँ से लेकर डायमीटर ये निकाल रहा है, ये एरिया दिख रहा है जो सैटेलाइट एरिया है। और उसको निकालने के लिए सबसे पहले रिंग देखो, सर्कल पे सर्कल क्या होता है पाई डी होता है, सेम चीज़ इधर करना है। तो क्या निकला पाई और डी, ये रहा पाई इंटू डी, ठीक है। तो ये अगर हमारा इतना एरिया आ गया कि पाई डी एरिया आ गया, मतलब एक सर्कल का ये हमें एरिया मिल गया, ठीक है, एक एरिया। अब जैसे कि ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स लगा है, मतलब एक रिंग जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा रेजिस्टिंग फोर्स जो मटेरियल पे लगा हुआ है। अभी ये एरिया निकाल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मालूम है, इस सर्कल पर सर्कल ये निकालेंगे, अब इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या रिंग का क्या होगा पाई डी होगा, ठीक है। तो पाई डी ये निकल गया रिंग, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा एरिया, पाई डी इसका आ गया लॉन्गिट्यूडनल एरिया जैसे बताया पाई डी इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा आता है बस्टिंग फोर्स। तो बस्टिंग फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल तुम्हें मालूम है, इंजीनियर तो जानते हैं इंजीनियर्स। तो एरिया ऑफ सर्कल किसको नहीं पता है, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, कोई सेम चीज़ करना, या तुम्हारा पी इंटू पाई बाई 4 डी का स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, बस क्लियरिटी खत्म। अब जो लिखा है उसको लिख दो, जैसे पहले इसको और इसको लिख दो। तो तुम्हारा होगा लॉन्गिट्यूडनल इंटू पाई इंटू डी इक्वल टू पी इंटू पाई बाई 4 का स्क्वायर, इधर डी देखो, अब इधर एक डी कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, 2 डी था तो एक डी कैंसिल हो गया, तो एक डी बच गया। अब कुछ कट रहा है, देखो और पाई देखो कट गया, बचा क्या हमारा स्ट्रेस, सॉरी ये तुम्हारा बचा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी, ठीक है। हैंड्स प्रूफ। और कभी कभी इसका इफिशिएंसी भी दिया जाता है, तो इफिशिएंसी करने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये लिख दोगे डी, नीचे क्या करोगे 4 इंटू डी, ये इफिशिएंसी ऑफ हमारा ये ग्रुप स्ट्रेस का लग जाएगा, ठीक है। ग्रुप स्ट्रेस मतलब दोनों का अपोजिट लगता है इफिशिएंसी, बस क्या याद है इसका होगा। अब इस पर किया जाए तो इसमें भी सेम ही होगा, यही सेम जो न्यूमेरिकल है, जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू ए इंटू डी डी था, उसके साथ इफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दोगे, लॉन्गिट्यूडनल के लिए बस खत्म। इसके लिए बस इक्वेशन यही समाप्त होता है। तो गाइस अब करेंगे हम न्यूमेरिकल, ठीक है। तो पहले हम करते हैं 3 सिलेंडर का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया, तो सिलिंड्रिकल with 150 mm inside diameter and 15 mm plate thickness is subjected to the internal pressure of 5 Newton per mm square, ठीक। हमें फाइंड करना है स्ट्रिप स्ट्रेस, जो अभी थोड़ी देर पहले की डेरिवेशन इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। और एक ये तुम्हारा आगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द सिलेंडर। तो मैंने ये नहीं बताया था, ये बता देता हूँ सबसे पहली बात। देखो इधर बता,
जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो तुम्हारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस, तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, हम तो गिवन डेटा करेंगे, क्या करेंगे, डेटा को गिवन क्या क्या गिवन है उसको लिखो। गिवन है तुम्हारा इंटरनल डायमीटर यानी कि कैपिटल डी इज इक्वल टू 150 mm। ठीक, अब दिया है तुम्हारा थिकनेस भी दे दिया, थिकनेस इज व्हाट 15 mm। ठीक, अब इंटर प्रेशर भी दिया है, प्रेशर कितना दिया है 5 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर। क्लियर, अब पहले निकालेंगे उच्च स्ट्रेस, बताते हैं पहले उच्च स्ट्रेस बात जो दिया है आपको वही निकालेंगे। हम लोग इस चीज़ पे तो बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चे लोग को उसको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, बस खाते खाते तुम सीखना होगा। अब उच्च स्ट्रेस निकालते, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, इंटरनल प्रेशर इनटू डायमीटर डिवाइडेड बाय इंटरनल स्ट्रेस क्या है, प्रेशर इनटू डायमीटर, इंटरनल डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इनटू टी। ठीक है, अब देखोगे प्रेशर कितना दिया है 5, इंटरनल डायमीटर 150 डिवाइडेड बाय 2, थिकनेस कितना हो सके काउंट दो 1 बार में 10 बार में 2 बन जा 5 से कितना होता है बच्चों 25 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर। अब देखो इधर से करते हैं तो इधर समझाया गया। दूसरा क्या निकालने के लिए बोला था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल का भी तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, कैपिटल स्ट्रेस में ये सेम होता है, इसके जैसा ही होता है, बस नीचे होता है। तो देखो लॉन्गिट्यूडिनल का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इनटू इंटरनल डायमीटर डिवाइड बाय 4 इनटू टी। क्लियर, अब देखो ये मैंने लिख दिया, अब जो जो गिवन है, प्रेशर 5 है, डायमीटर 150 है, 4 थिकनेस 15 है। ठीक है, अब देखोगे तो इसको काट दोगे 1 10, ठीक है 2 5 5 से 25 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 12.5। मतलब कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं, इतनी आसान उसमें जो गिवन डेटा इसके वजह से। अब यानी रूट स्ट्रेस। अब तीसरा क्या बोला है तुम्हारा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। ये तो मैंने इधर समझाया, बस वो फॉर्मूला को पुट कर दो आंसर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिनोटेड बाय टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू, इसको नहीं लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो चलेगा, इसको लिखना है स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। हमें पता है 25 माइनस 12.5 कितना बचेगा 12.5 बचेगा। 12.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6.25। तो टाउ मैक्स का आंसर क्या है 6.25 न्यूटन पर एमएल स्क्वायर। इसका आंसर है, ये स्ट्रेस का आंसर है, और ये रहा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का आंसर है, तुम्हारा स्ट्रेस का आंसर है। ये अब करते हैं दूसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यही तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम ये करना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट करना है। ठीक है, अगर करेक्ट है, वैसे इतना आसान तो था, आप करेक्ट ही करोगे, तो एक बार कमेंट कर देना। चलो बता दो। एक चीज़ और याद रखना, वीडियो करते वक्त ये 2-1 बातें और याद रखना, इंपॉर्टेंट नोट्स से। ठीक है, तो अगर देखो तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो थिक सिलिंडर है कि थिन सिलिंडर है, तो उसकी भी वजह से बताया दूसरी बात नहीं कि D/T अगर 10 से ज़्यादा है तो वो मैंने क्या बोला था, क्या कंसिडर करने के लिए, थिन सिलिंडर फॉर्मूला बोला गया है। ठीक है, सिलेंडर प्रेशर वैसे। अब देखो मान लो कि और अगर D/T 10 से छोटा है तो क्या सिलेंडर करना है तुम्हें, थिक सिलेंडर। ठीक सिलेंडर, तो एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारा जो डायमीटर, मान लो तुमने दे दिया डायमीटर 150, ठीक है, थिकनेस दे दिया मैंने 50, तो तुम चेक करोगे D/T इक्वल टू 50 बताओ क्या होगा, सही होता है D/T 10 से छोटा है तो उसको थिक सिलेंडर कंसीडर करना।
ये चीज़ याद रखिए, न्यूमेरिकल करते हैं तो ध्यान, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ मालूम रहनी चाहिए प्रेशर वेसल के बारे में, जिसकी वजह से तुम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बेसिक प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब बेसिक टर्म है, ठीक है। तो देखो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, तो सबसे पहले क्या है, सेल है। ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है ना, ये तुम्हारा सेल है। बाकी ये जो लगा हुआ है ना, वो डिस्क एंड है, उसको डिस्क एंड बोलते हैं, उसको सेल्स बोला जाता है, तो ये याद रखो, ठीक है। अब ये चीज़ तुम पता होना चाहिए। अब देखो ये बीच में जो लगा हुआ है कुछ ऐसा सेल है, सिलेंडर जानते हो ना, सेम ऐसे दिखता है, ठीक है। अब ये सेल हो गया। अब देखो, और ये जो है बाजू बाजू में ये कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। जो लिखा जाता है कुछ इस टाइप का रहता है, ये हो गया तुम्हारा डिस्क है। अब देखो सबसे पहले सेल है, अगर इसको मैं फ्रंट से देखता हूँ, राइट हैंड साइड से देखता हूँ, तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये अब ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल डायमीटर और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब कि सॉरी आउटर डायमीटर। तुम्हारा ये जो है यहाँ से इधर तक, ये हमारा आउटर डायमीटर। अब कभी कभी पूछा जाता है कि क्वेश्चन इतनी सिलेंडर में जल्दी पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से इसके बारे में, तो इंटरनल डायमीटर तो तुम निकाल लो। अब तुम्हें पता है कि ये जो है उसको थिकनेस बोला जाता है। अब कभी पूछ दिया कि तुम्हें इंटरनल डायमीटर दिया, थिकनेस दिया, आउटर डायमीटर, तुम्हें पता है आउटर डायमीटर कैसे निकलेगा, ये इतना जो है आउटर डायमीटर, तुम्हारे पास इंटरनल डायमीटर है, थिकनेस इधर है, थिकनेस इधर है, तो क्या हो गया, इंटरनल डायमीटर कितना, इंटरनल डायमीटर प्लस कितना टी है, 2t है, तब जाके तुम्हारा होगा 2t का 2 मिलेगा, ठीक है। तो कभी इनकेस तो ये इसका फंडामेंटल क्लियर होगा, तुम्हारे पास इंटरनल डायमीटर आउटर डायमीटर है, तो भी तुम निकाल दोगे थिकनेस के, उसको इससे माइनस कर देंगे और उसको पूछे डिवाइड कर देंगे थिकनेस से। तो फॉर्मूला ये याद, तो कुछ जनरल टर्म्स है, बेसिक टर्म्स है। अब ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है, ठीक। देखो ये थिक सिलेंडर आता है, इसके भी दो फॉर्मूले तुम बस याद रखें, तुम्हारे डिवाइस हो जाए। तो एक थिकनेस के लिए होता है, ठीक है, और एक होता है सिग्मा मैक्स के लिए होता है, ठीक है, मैक्स सिग्मा मैक्स के लिए। अब देखो नॉर्मल टर्म से बताता हूँ, उसका फॉर्मूला तुम्हें बस याद रखना, T इज इक्वल टू R1। R1 क्या है, जैसे इधर लिखा है, इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल है, तो इसका इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है ना, ये तो पूरा डायमीटर हो गया, उसका जो रेडियस है, इंटरनल डायमीटर का आधा करेंगे तो इंटरनल रेडियस आता है उसको R1 बोलते हैं, जो आउटर रेडियस आता है उसको R2 बोला जाता है। बस इतना क्लियर कंडीशन, सबसे पहले ये समझेंगे। तो हम पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में कि थिकनेस फाइंड करो, थिकनेस कहाँ फाइंड करोगे, T इज इक्वल टू R1, ठीक है, इज इक्वल टू पूरा रूट लगा दोगे, सिग्मा मैक्स प्लस प्रेशर डिवाइड बाय सिग्मा मैक्स माइनस प्रेशर, ठीक है, -1 ब्रैकेट में तुम इसको पुट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा थिकनेस निकल जाएगा। तो ये किसमें, थिक सिलेंडर का निकलता है उसमें। तो ये सारे इसके टर्मिनोलॉजी सब उसको नोट डाउन कर लो बराबर, मतलब थिकनेस और मतलब इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये मैक्स मतलब सिग्मा मैक्स मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस प्रेशर। अब देखो ये है सिग्मा मैक्स के लिए, ये दोनों याद रखोगे तो तुम आराम से कैलकुलेट करके आंसर निकाल पाओगे, ठीक। तो कहीं दोनों में से कहीं भी पुट करोगे तो तुम ये तुम्हारा सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू pi इन ब्रैकेट R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कि मैक्स मैंने बताया था, सिग्मा मैक्स रेजिस्टेंस एनर्जी रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑपरेटिंग सिलेंडर, मैंने इसका डायग्राम में ड्रॉ किया है, तो इसको अच्छे से सबसे पहली बात याद रखना, जब भी हाइड्रोलिक का नाम आए तो हमेशा याद रखना कि थिक सिलेंडर ही, आँख बंद करके थिक सिलेंडर कर लो, ठीक है। A hydraulic accumulator cylinder has internal diameter of 400 mm and working the pressure of water is 7 megapascal. The permissible stress of the cylindrical metal is 28 megapascal. Determine the thickness. क्या फाइंड करने बोला है, थिकनेस फाइंड करने। ये जो लिखा है V1 देना पड़ेगा, एक लिखा है यहाँ पे दिया है डायमीटर दिया है, डायमीटर वो दिया 400 मीटर। फिर अब देखो जो प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर दिया है 7 मेगापास्कल। अब तो पता है पास्कल में कभी भी दिया है मेगा पास्कल में, किसमें लिखना है, मेगा पास्कल में कभी भी दिया है तो सीधा उसको न्यूटन पर एम स्क्वायर में कर दो, वही सेम वैल्यू है 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसको पीछे का मेथड ये है, क्योंकि मेगा पास्कल मतलब क्या होता है, मेगा मतलब 10⁶, ठीक है, 10⁶ हो गया तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक। अब देखो न्यूटन पास्कल जो होता है हमेशा किस में होता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मीटर पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर में कितना होता है, 1000, 1000।
तो एक मीटर स्क्वायर में 10⁶ एम स्क्वायर, वही लॉजिक 10⁶ बाई 10⁶ न्यूटन एम स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा, वही सेम आएगा 1 न्यूटन और एम स्क्वायर, इसकी वजह से वही सेम होगी। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ऑफ द सिलेंडर, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस लेवल 28 मेगापास्कल, 28 मेगापास्कल को साफ साफ लिखो 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और उसका क्या फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करना है, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, फाइंड करना है थिकनेस, तो थिकनेस का क्या फॉर्मूला, T इज इक्वल टू आर आई, सॉरी T इज इक्वल टू दो चोट खा रही है R1 in bracket in root sigma T max plus PI divided by sigma max minus PI, इसको माइनस कर देंगे 1 से तो आंसर आता है। अब आगे कैसे निकालेंगे, डायमीटर का आधा है तो इनर रेडियस है, तो D इस कितना है 400 mm, इसका अगर R1 निकालते हैं इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो 400 को 2 से डिवाइड करेंगे 200 mm आया, तो वही लिख देंगे, यह तुम्हारा 200, बाकी सब हमारे पास पहले से ही गिवन। इन रूट टी मैक्स कितना है 28 प्रेशर 7 डिवाइड बाई 28 माइनस 7 माइनस 1, इसका आंसर है। इसका आंसर हम करेंगे कैलकुलेटर गायब हो गया, थोड़ा ध्यान रखना, पहले इसको सॉल्व करके फिर इस पर रूट चढ़ा देना, ये आंसर करना, फिर इसको इससे माइनस करना। मल्टीपल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और इसको फिर इससे माइनस कर देते हैं, वो आंसर रॉन्ग हो जाता है। इसको प्लस करके इसको इससे माइनस करके दोनों को इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने को इसके ऊपर रूट लगा के फिर इसको इससे माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा 58.198 करके आ रहा है। ठीक है, इसके अप्रॉक्स कितना लोगे 60 है। ठीक है, तो अपना थिकनेस कितना आया T 60 है, तो याद रखो। ठीक है, okay. A cylindrical of hydraulic press has the internal diameter of 40 cm and the thickness of 10 cm. Calculate the internal pressure of the cylindrical so that the circumference change will not be accelerated. तो सबसे बड़ी बात ये क्या है, थिक सिलेंडर मेटल है, इसको क्या दिया है, इंटरनल डायमीटर कितना दिया है, साफ साफ जो लिखा है इसको गिवन करो। इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मांगा है इंटरनल प्रेशर, तो हमें पीआई निकालना है, तो गिवन जो है उसको लिख देते हैं। पहला गिवन हमें क्या दिया है, इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो हमें डायमीटर दिया है, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, उसको एमएम में कर देते, सीधा 400 एमएम हो जाएगा। ठीक है, थिकनेस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 100 एमएम। क्लियर, तो कैलकुलेट द इंटरनल प्रेशर, ये हमें निकालना है। और क्या दिया है हमें, सिग्मा टी मैक्स दिया हुआ है, कितना दिया है 60 मेगापास्कल, सीधा उसको लिखोगे 60 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है। अब क्लियरली हमें क्या करना है, साफ साफ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अनदर फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, पूरा ही वैल्यू। हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा सिग्मा टी मैक्स इज इक्वल टू प्रेशर, इंटरनल प्रेशर R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर, अब सबसे पहली बात हमें R1 भी निकालना पड़ेगा, R2 भी निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल दे सकता है। तो ये रहा तुम्हारा एक, समझ लो इधर से इधर तक क्या था मैंने बताया था, वो R1, और इधर से इधर तक वो R2। तो मतलब कि तुम्हारा इनर डायमीटर जो दिया है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो R1 आ जाएगा। तो R1 फाइंड करने का इज इक्वल टू, डायमीटर को किसी 2 से डिवाइड करेंगे 400, 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 mm तुम्हारा R1 है। ठीक है, अब R2 निकालोगे, तो R2 मैंने जैसे बताया R2 है, तो R2 क्या होगा आउटर डायमीटर, तो ये हो गया, और ये क्या है, इसको बस इतना तो हमारे पास है, इतना प्लस करना, तो ये तुम्हें मानते क्या थिकनेस है, तो क्या करोगे R1 प्लस T को करोगे तो ऑटोमेटिकली R2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 200, थिकनेस कितना दिया है 100 mm आ गया, 300 mm तुम्हारा R2 है। क्लियर, अब इसको फटाफट इधर पे रख के निकाल दो। इसमें कितना दिया है 60 लिख दो, प्रेशर वही निकालना है, इसमें जो लिखा है उसको रख दो। R2 कितना दिया है 300 का स्क्वायर प्लस R1 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर,
तो इसको इस नंबर को इससे पहले स्क्वायर करके प्लस करो, इसको करके प्लस करो, फिर इसको इससे डिवाइड कर दो, इसका कुछ आएगा 2.6, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 60, ये हो गया PI को मल्टीप्लाई करोगे 2.6 से, ठीक है। अब इसको इधर करते हैं, तो PI को सिंगल छोड़ दिया, तो 60 को डिवाइड करेंगे 2.6 से, आया 23.08 न्यूटन पर फाइंड हो गया मेरा प्रेशर, तो इसका आंसर है। सो लाइक, वीडियो यही एंड होता है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करो, कैसे रिलेटेड कंटेंट चाहिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।